चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। पिछले जो आपको दो वीडियो दिए गए थे, एनवायरनमेंट से संबंधित थे, पर्यावरण से संबंधित दो वीडियो दिए गए थे, जिसमें पर्यावरण या उसकी संकल्पना क्या क्या होती है। तो जो दूसरा वीडियो था उसमें सतत विकास को भी जोड़ा गया था। उसके बाद जो उसी में जो वीडियो था वो जैव मंडल क्या होता है, और मुख्य रूप से जो लास्ट में जो टॉपिक आपको दिया गया था वो बायोम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बायोम्स वाला जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब आइएगा, जो बायोम्स के बारे में आपने समझ लिया होगा, अब आइएगा तो जो अगला टॉपिक है जो आज आपको दिया जा रहा है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम शब्द है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दिया जाता है। एक ही शब्द है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है या पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे या पर्यावरण थे, ए.जी. टॉन्सले। इन्होंने इस शब्द को दिया था 1935 में, इस शब्द को दिया था। तो जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था या उपयोग किया था वो ए.जी. टॉन्सले नाम के एक पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने 1935 में इस शब्द का यानी कि इस शब्द को दिया था। लेकिन जो पारिस्थितिकी है, केवल वो पारिस्थितिकी का जो शब्द है यानी कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो सबसे पहले, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है या पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1869 में एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल ने ये पारिस्थितिकी शब्द को दिया था या इकोलॉजी शब्द को दिया था। लेकिन जो इकोसिस्टम शब्द है या पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका प्रयोग सबसे पहले 1935 में ए.जी. टॉन्सले नाम के एक पर्यावरणविद थे, इन्होंने इस शब्द को दिया था। तो अब ये जो पारिस्थितिकी, इसके पहले हम आपको जैव मंडल के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। जैव मंडल से संबंधित बहुत सारे बायोम्स आए होंगे। बायोम्स भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र ही था। तो उसमें हमने आपसे वार्तालाप इससे पिछले वाले वीडियो में की थी। तो सिस्टम जो बायोम्स हैं, बायोम्स वही रहेंगे, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी हमें संकल्पना को, क्रियाविधि को, कार्यशीलता को, उत्पादकता को और असंतुलन वगैरह ये सब हमें जानना है। तो ये होंगे बायोम से ही, लेकिन थोड़ी सी संकल्पना इसकी अलग होगी। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है वो पारिस्थितिकी जो शब्द है उसमें हमें जानना क्या क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र इसको पूरा समझना है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता क्या होती है वो हमें जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या होती है उसको जानना है। एट लास्ट में हमें पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन जानना है। असंतुलन जानने के साथ साथ में एट लास्ट में हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है, इस संकल्पना के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमें भूमिका को समझना है। भूमिका के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो संगठन है, संगठन कैसे होता है या किन किन से
मिलकर के हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। और संगठन के बाद हमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को समझना है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना के अंतर्गत भूमिका क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र वो जानना है, संगठन, संरचना। फिर जो अगला टॉपिक इसी में रहेगा कार्यशीलता, उत्पादकता, और ये सब पढ़ने के बाद एट लास्ट में हम समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन कैसे होता है, और असंतुलन यदि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया है तो उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। इसी के अंतर्गत जो भूजैव रासायनिक चक्र हैं इसी के अंतर्गत आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो पोषण स्तर हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, या जो इसके अंतर्गत जो इनकी पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चूँकि टॉपिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और एक बड़ा टॉपिक भी है, तो हो भी सकता है कि एक वीडियो में पूरा ना हो। ठीक है, तो अगला वीडियो इसी के बारे में दिया जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ये सब हो गया है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र में, कितनी सारी चीज़ें हमें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमें जानना है। इसी में पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैसे हमने अभी आपसे वार्तालाप की है कि जो पोषण स्तर होते हैं वो भी हमें समझना है। ठीक है, भूजैव रासायनिक चक्र क्या होता है वो भी हमें समझना है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पिरामिड होते हैं, पिरामिड भी हमें समझना है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार भी समझना है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी, चूँकि ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा टॉपिक है ही, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इतने सारे टॉपिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समाहित हैं और इन टॉपिक्स को हमें एक एक करके समझना है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है उसमें भूमिका किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो इतना सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत हैं, क्रम से इनको हम समझ लेते हैं। चलिए तो उसको देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है या किसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है या क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है या किसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटकों का अंतर संबंध है, यानी कि जैविक, अजैविक एवं ऊर्जा घटक से मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ये तीनों क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो निर्माण होता है या पारिस्थितिकी तंत्र की जो यानी कि जो फॉर्मेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटकों के अंतर संबंध को, ऊर्जा घटकों के अंतर संबंध को ये संबंध बनाएंगे, अंतर संबंध बनाएंगे। अंतर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब ये कैसे आपस में संबंध बनाएंगे उस प्रक्रिया को हमें देखना है। तो जो घटक हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के जो भी घटक हैं, जैविक अजैविक घटक हैं, इनसे एक संबंध बनता है और इस संबंध को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र है
वो एक प्रकार का बायोम है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का बायोम होता है। और बायोम के बारे में आपसे जो पिछला वीडियो है उसमें वार्तालाप आपसे हो चुकी थी कि बायोम से किसे कहा जाता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक प्रकार का बायोम होता है। अब ये जो बायोम है, ये बायोम दो ही भागों में हो सकता है, स्थलीय या स्थलीय भाग का या स्थलीय क्षेत्र का और जलीय क्षेत्र का बायोम। स्थलीय क्षेत्र के बायोम में चूँकि सबसे बड़ा बायोम तो जो है जो सागरीय बायोम ही है, तो स्थलीय क्षेत्र में हो सकता है कि पर्वत, पठार, मरुस्थल इनका बायोम हो, मैदान का बायोम हो, झील का बायोम हो, नदी का बायोम हो, विषुवत रेखीय क्षेत्र का बायोम हो, टुंड्रा प्रदेश का बायोम हो, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का बायोम हो। तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो स्थलीय क्षेत्र पर अवस्थित हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के स्थल मंडल पर पाए जाने वाले बायोम हो सकते हैं। इसी में जैसे वन का बायोम, ये चूँकि बड़ा है, वन बायोम, ठीक है। इसकी व्याख्या हमने आपसे विस्तृत रूप पर जो पिछला वीडियो है इसमें आपसे वार्तालाप हुई थी। तो जो स्थलीय क्षेत्र का जो बायोम है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा बायोम है वो वन का बायोम होता है। ये सबसे बड़ा स्थलीय क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बायोम है उस बायोम का नाम है वन बायोम है। अब जो इन सभी बायोम में जो सबसे बड़ा यानी कि ओवरऑल करके जो सागरों का होता है, अब सागरों के अंतर्गत या जलीय भाग के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ी, ठीक है, या कोई दलदलीय भूमि क्षेत्र या दलदलीय भूमि क्षेत्र को यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे। नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनको जरूर यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो ओवरऑल करके जितने बायोम हैं उनमें सबसे बड़ा बायोम महासागरीय, सबसे बड़ा बायोम क्योंकि महासागरीय बायोम होता है या जलीय बायोम होता है। तो जो ये बायोम हैं, ठीक है, घटक ये आपस में अंतर संबंध बना करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्र क्या होता है इसकी अभी विस्तृत व्याख्या भी आपको दे रहे हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक प्रकार का बायोम है। बायोम दो ही क्षेत्रों में हो सकते हैं ग्लोब पर, या तो स्थलीय क्षेत्र का बायोम होगा या फिर जलीय क्षेत्र का बायोम होगा। स्थलीय क्षेत्र के बायोम में ये आपको लिस्ट बना दी गई है। जलीय क्षेत्र के बायोम में महासागर, सागर या खाड़ी इसका बायोम हो सकता है। और सबसे बड़ा ग्लोब पर ओवरऑल करके जो बायोम है वो महासागरीय बायोम या जलीय बायोम है। अब ये जो दो बायोम्स हैं या जलीय और स्थलीय क्षेत्र का बायोम है, ये जलीय और स्थलीय क्षेत्र का बायोम है। ये बायोम जो होंगे ये तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में या वायुमंडल से संबंधित ये बायोम होंगे। तो ये जो बायोम हैं तीन ही क्षेत्रों में ये बायोम बनते हैं। तो स्थलीय क्षेत्र का, जलीय क्षेत्र का और जो वायुमंडल है इसका बायोम ये बायोम होता है। और ये जितने बायोम हैं ये तीनों बायोम मिल करके जलीय स्थलीय मंडल, इसको पूरा एक नाम दिया जाता है जैव मंडलीय बायोम के नाम से इसे जाना जाता है। इसी जैव मंडलीय बायोम को यानी कि भूमंडलीय बायोम के नाम से जाना जाता है। अभी जो भूमंडलीय बायोम है
ये ग्लोब का सबसे बड़ा, जटिल तो है ही, जटिल प्लस सबसे बड़ा बायोम यही है, सबसे बड़ा बायोम यही हो जाएगा। तो जो एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना की गई या पारिस्थितिकी तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ये विस्तृत व्याख्या यहाँ पर आपसे की गई है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र तीन प्रकार के घटक हैं, जिसमें जो ऊर्जा घटक है इसकी विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य के प्रकाश की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। बचते हैं जैविक और अजैविक घटक, इनका संबंध आपस में जानना है। तो इनका जो संबंध है कि जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर के कैसे अंतःक्रिया करते हैं। तो अंतःक्रिया जानने से पहले हमें ये समझना है कि जो तंत्र शब्द है या जो सिस्टम शब्द है, ये जो सिस्टम शब्द है इस पर थोड़ी सी व्याख्या करनी होगी, तब आप पारिस्थितिकी तंत्र को आराम से समझ सकते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पहले इस तंत्र शब्द को पहले हमें समझना है। तो तंत्र शब्द को समझिएगा। तंत्र शब्द क्या होता है? तंत्र शब्द को जानने से पहले वो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको हेडिंग डाल करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, हेडिंग डाल करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे जो तंत्र शब्द है उसकी व्याख्या करेंगे। तो तंत्र शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध किसी विशेष क्षेत्र में जैविक, अजैविक एवं ऊर्जा समुदाय घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से है। चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किसी भी स्तर पर हो सकता है। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बायोम्स आपस में मिलकर के एक जैव मंडलीय
एक जैव मंडलीय बायोम का निर्माण करते हैं, बायोम का निर्माण करते हैं, जैसे भूमंडलीय बायोम के नाम से भी, भूमंडलीय बायोम के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जटिल एवं बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा था कि जो तंत्र शब्द है, सिस्टम शब्द है, उसको थोड़ा सा हमें समझना है। तंत्र, ये जो सिस्टम शब्द है, इस सिस्टम शब्द को थोड़ा सा हमें समझ लेना है। मान लीजिएगा कि मानव का पूरा एक शरीर है और शरीर में बहुत सारे अंगों से मिलकर के एक शरीर का निर्माण हुआ है, और प्रत्येक अंग का निर्माण भी बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, इनसे होता है। अब ये क्योंकि जो एक शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और शरीर में जो विभिन्न सारे ऑर्गन्स हैं वो सब अपना अपना काम अलग करते हैं, उनकी संरचना संगठन अलग होता है, लेकिन सभी मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। काम सबका अलग अलग होता है, कार्य सबका अलग अलग होता है, लेकिन सभी मिलकर के एक शरीर का जो सिस्टम है या शारीरिक जो तंत्र है इसका निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो तंत्र शब्द को समझिएगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई जीन होते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन होते हैं। जीन की संरचना अलग अलग होती है, प्रत्येक जीन, ठीक है। अब जो जीन होते हैं वो प्रत्येक मानव शरीर में इनकी संरचना अलग होती है, या जितने भी जीव जंतु होते हैं सबकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, तो जीन की संरचना भी अलग अलग होती है, संख्या भी अलग अलग होती है, और प्रत्येक जीन एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आनुवांशिक जो इकाई कहा जाता है या आनुवांशिक लक्षणों के हस्तांतरण का जो कार्य करता है वो जीन करता है। अब जो जीन होते हैं तो जीन का अपना एक अलग तंत्र होता है, तो उसे जीन तंत्र कहा जाता है। जीन जो पाए जाते हैं वो मोस्टली डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, तो डीएनए और आरएनए में ये तो इनकी संरचना अलग होती है, डीएनए आरएनए की संरचना अलग होती है, लेकिन इनमें पाए जाते हैं जीन पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए का तंत्र अलग हो गया है, ठीक। डीएनए आरएनए मोस्टली जो पाए जाते हैं वो कोशिका में पाए जाते हैं, तो कोशिका का तंत्र अलग हो गया है, ठीक है। सेल सिस्टम अलग हो गया है, काम अलग अलग होगा, लेकिन जो कार्य करेंगे वो पूरे एक शरीर का निर्माण करेंगे। तो ये कोशिका का तंत्र बन गया है। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए का मतलब हुआ उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स इनको कहा जाता है। अब ये सब मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करते हैं। चूँकि जो कोशिका होती है वो प्रारंभ में ये माना गया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, लेकिन वर्तमान में ऐसे नहीं है। तो डीएनए आरएनए का अपना तंत्र है, और इनमें पाए जाते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सब मिलकर के जो सेल तंत्र है इसमें पाए जाते हैं कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिकांग में
जैसे कोशिकांग होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, या जो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, या और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इन सब का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन मिलकर के सब बनाते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक या ऊतकों का निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब जो ऊतक होते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग में अलग अलग ऊतकों का समूह पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का तंत्र अलग होता है। आमाशय में अलग ऊतक पाए जाएंगे, आँख का ऊतक अलग होगा, त्वचा के ऊतक अलग होंगे, हृदय के ऊतक अलग होते हैं। शरीर में जितने अंग होंगे वो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं और इन ऊतकों का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन सभी ऊतक मिलकर के एक विशेष अंग का निर्माण करते हैं, एक विशेष अंग का। तो जो ऊतकों का तंत्र है ये टिश्यू सिस्टम हो जाएगा, ऊतकों का तंत्र हो जाएगा। बहुत सारे ऊतक आपस में मिल करके एक समान प्रकार के ऊतक एक अंग का निर्माण करेंगे, ठीक है। अंग का मतलब हुआ जैसे फेफड़ा, हृदय, आँख और बहुत सारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। तो अब इनका तंत्र जो होगा वो इनका तंत्र अलग होगा, लेकिन सभी मिलकर के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। अब आगे जाकर के बहुत सारे अंग आपस में मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। और अब ये शरीर का जो निर्माण होगा, जो अंग तंत्र होंगे, ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं शरीर में, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, कंकाल तंत्र हुआ, अंतःस्रावी तंत्र हुआ, या उत्सर्जन तंत्र हुआ। ये बहुत सारे तंत्र होते हैं शरीर में। तो ये तंत्र, इन तंत्रों का अलग अलग कार्य होगा, लेकिन वो कार्य मिल करके करेंगे, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में जो वायुअंश पाए जाते हैं, वो छोटे छोटे वायुअंश मिलकर के एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो निवास करने वाले होंगे, जैविक या अजैविक घटक होंगे, उन सब का कार्य अलग अलग होगा, लेकिन सब मिलकर के, सभी तंत्र आपस में मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है, वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो उसमें जो जैविक और अजैविक जो घटक हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से तंत्र की जो व्याख्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो पीछे शब्द लगा है, ठीक है, उसका क्या अर्थ निकलेगा, तो इस प्रकार से ये अर्थ निकल रहा है। तो ये पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द है, इसकी व्याख्या कर दी गई है, ठीक है। ये तंत्र हो गया है। अब इस तंत्र के आगे जो अगला जो टॉपिक इसी में है, जो मुख्य रूप से घटक, क्योंकि घटक तो पहले भी आए होंगे, लेकिन यहाँ पर घटक की जो व्याख्या हुई है, हम ऊर्जा घटक को छोड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को या भूमंडलीय या जो जैव मंडलीय जो तंत्र है, पूरे ग्लोब का जो तंत्र है, उसके लिए प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सूर्य से होती है। तो ऊर्जा घटक को हम भी छोड़ रहे हैं, उसमें सिस्टम ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जैविक या जो अजैविक घटक हैं, उनकी थोड़ी सी व्याख्या करनी है। जैविक और अजैविक
ये जो घटक है इनकी व्याख्या थोड़ी सी करनी है, और ये व्याख्या आगे आपको जो बायोस्फीयर या जो जैवमंडल आपको पढ़ाया गया होगा उसमें भी इसकी व्याख्या हुई होगी। तो जो अजैविक घटक हैं, जैविक घटकों के अंतर्गत सूक्ष्म यानी कि पादप तंत्र पूरा इसमें आ जाएगा, और इसी के अंतर्गत जो जंतु तंत्र या जंतु समुदाय है वो उसमें आ जाएगा। तो ये दो ही समुदाय इसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म वनस्पति से लेकर के शैवाल से लेकर के, जो शैवाल है सूक्ष्म वनस्पति है से लेकर के बड़े वृक्षों तक, ठीक, और सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस बैक्टीरिया इनसे लेकर के, और जो व्हेल फिश है या जो शार्क फिश है या शार्क मछली है, इस बीच में जो भी सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीव तक, इसके बीच में जो भी जीव जंतु आएंगे वो जैविक समुदाय के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जो जैविक समुदाय के अंतर्गत ये रखे जाते हैं, इसी क्रम में जो अजैविक समुदाय है या अजैविक घटक हैं, इसके अंतर्गत चूँकि जो मोस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, जल, मिट्टी, विभिन्न प्रकार की गैसें, ये जो प्रमुख जो अजैविक घटकों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अब अजैविक घटक और जैविक घटक का आपस में संबंध बनाना है, तो अजैविक घटक और जैविक घटक का जो संबंध बनेगा, ठीक, इस अंतर संबंध से यह जो फोटोसिंथेसिस है की क्रिया है, इससे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। लेकिन अंतर संबंध बनाना होगा, तो कैसे अंतर संबंध बनाएंगे, वो एक अंतर संबंध को थोड़ा सा समझना है हमें। तो जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक और अजैविक या जो ऊर्जा घटक को हमने अजैविक घटकों के अंतर्गत शामिल कर दिया है, ये आपस में अंतर संबंध बनाते हैं। अब कैसे अंतर संबंध बनेगा, इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि कैसे अंतर संबंध ये आपस में बनाएंगे। तो अंतर संबंध में क्योंकि जो मोस्टली होगा कैसे बनेगा अंतर संबंध, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैविक और अजैविक घटकों का अंतर संबंध थोड़ा सा हमें समझ लेना है, कैसे अंतर संबंध बनेगा। मान लीजिएगा कि कोई एक झील है, या किसी भी प्रकार का वायु ले सकते हैं, जितने भी वायु आपको इससे पहले पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, किसी भी प्रकार का एक आप वायु ले लीजिएगा। अब एक झील का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे निर्मित होगा वो समझना है। अब इसमें देखिएगा जो झील है इसमें जैविक और अजैविक घटक होंगे, जैविक और अजैविक घटक होंगे। अब कैसे आपस में संबंध बनाएंगे, क्योंकि जो तीसरा घटक है वो सूर्य का प्रकाश है, तो ये संदेश हो जाएंगे, संदेश, ठीक। अब ये कैसे अंतर संबंध बना रहे हैं, हमें झील का पारिस्थितिकी तंत्र समझना है। और जिस प्रकार से किसी झील का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसी प्रकार से
स्थलीय भाग पर जितने भी प्रकार के वायु से पारिस्थितिकी तंत्र होंगे या सागर महासागर खाड़ी का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उनमें आपस में अंतर संबंध हर पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, झील है तो इसमें जल है, इसी झील में खनिज लवण है, खनिज लवण होंगे, इसी में जल भी है। ठीक है, और इसी में चूंकि विभिन्न प्रकार की जो गैसें होंगी, ये वातावरण से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे। ठीक, अभी जो यहाँ पर अजैव घटक हैं, अजैव घटकों के अंतर्गत जल, खनिज लवण, मिट्टी कर दीजिएगा, मिट्टी, जल, खनिज लवण, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से ली है। ठीक, अब जो यहाँ पर ये सब तो हो गए जैव घटकों के अंतर्गत हो गए। अब यहाँ जो झील में होगा वो चूंकि शैवाल होगा, ये जैव घटक के अंतर्गत आता है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक, जो हरित लवण के अंतर्गत पर्णहरण है, ये किसी शैवाल के अंतर्गत होगा या शैवाल में पाया जाएगा। अब देखो, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितने भी अजैविक घटक हैं, सभी अजैविक घटक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि अजैविक घटक। ठीक, और जो जैविक घटक के अंतर्गत होगा, हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनरेज और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, अब जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधे होंगे, ठीक है, क्योंकि हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे यानी कि शैवाल, शैवाल में क्लोरोफिल होगा। एकमात्र जैविक घटक यही है। बाकी जल, खनिज लवण, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थों के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। और जो शैवाल है, इस शैवाल ने अपना भोजन बना लिया, ये भोजन बना लिया है। अब ये जो भोजन बनाया है, इस शैवाल के पास संचित है। शैवाल जो आगे है, ये भोजन शैवाल ने बनाया है। अब ये शैवाल को खाने वाले हो सकते हैं कि यहाँ पर प्लैंकटन, प्लैंकटन को खाने वाले हो सकता है, यहाँ पर मेढक भी हो सकता है, छोटी मछलियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, इन सबको खाने वाले मेढक या इनको खाने वाला यहाँ सर्प भी हो सकता है या बड़ी मछलियाँ भी हो सकती हैं। तो इस झील में निवास करने वाले ये जितने भी जैविक घटक हैं, ये जो जैविक घटक हैं, ये आपस में अंतर संबंध बनाएंगे। इसके पहले जैविक और अजैविक घटकों का अंतर संबंध बन गया था, तो जैविक और अजैविक घटकों का ये अंतर संबंध है। भोजन बनाया शैवाल ने। अब शैवाल से इस झील में निवास करने वाले जितने भी जैविक समुदाय होंगे, वो भोजन एक दूसरे से प्राप्त करेंगे। मतलब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र बना है, इनकी जो अंतःक्रिया है या जो क्रियाशीलता है, वो उसी झील के अंदर होगी। आसपास के क्षेत्रों से उसमें निवास करने वाले जो जीव होंगे, वो आसपास के क्षेत्रों से अपना, या जो आसपास के क्षेत्र में वन समुदाय भी लगा हो सकता है, झील भी लगी हो सकती है,
यहाँ भोजन लेने नहीं जाएंगे। भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? यही जो अंतःक्रिया होगी, जो उत्पादक उपभोक्ता और पाठनकर्ता में जो भी अंतर संबंध बनेगा, उससे मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो जैसे हमने क्रिया विधि यहाँ पर आपको समझाई है, वैसे ही क्रिया विधि जितने भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे स्थलीय भाग पर हों और चाहे वो जलीय भाग में हों, उनमें अंतर संबंध इसी प्रकार का बनता है। तो ये जो एक झील का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अंतःक्रिया होती है, उसी प्रकार से अन्न में भी उसी प्रकार की अंतःक्रिया होती है। तो इसी क्रम में जो तंत्र है वो समझा दिया गया है। घटक हैं उनको आपस में इनका अंतर संबंध है, कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, जिसके अंतर्गत भूमिका और ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे थे उनको पूरा हो गया है। इसी क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन, किन किन से मिलकर के हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है, चलिए तो इसी क्रम में आगे आते हैं। तो जैसे किसी एक झील के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, ऐसे ग्लोब पर जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, उनके अंतर्गत पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का उसी प्रकार का जैसे अंतर संबंध अभी आपको बताया गया है, ऐसे ही प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना में जो संगठन है या जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, उसको हमें समझना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन और संरचना, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन या जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो स्वपोषी या परपोषी, स्वपोषी और परपोषी से मिलकर या विषमपोषी या परपोषी या विषमपोषी से मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन होता है। यानी कि जो हमारा या कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसमें जो स्वपोषी और विषमपोषी मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर, इनको ऑटोट्रॉफ्स या इन्हीं को उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक, या इन्हीं को, या जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सभी हरे पौधे प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत रखे जाते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं अभी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी के अंतर्गत जो मोस्टली जो आते हैं शाकाहारी, फिर जो दूसरे आते हैं, ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि ये आएंगे उपभोक्ता, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को इसमें रखा गया है। अब जो शाकाहारी होंगे ये
प्रथम श्रेणी के होंगे। यहाँ पर जो आ जाएंगे वो द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, ठीक है। या फिर इसी में जो चतुर्थ श्रेणी के होंगे वो सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये उपभोक्ता, और एट लास्ट में जो अपघटक होते हैं वो अगले, यानी कि उपभोक्ता के बाद अपघटक होते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं ये प्रोड्यूसर की श्रेणी में ये रखे ही जाते हैं। अब इनमें अंतर संबंध कैसे बनता है, एक प्रोसेस थोड़ी सी समझ लीजिएगा। ये हरे पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं या हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं। यहाँ पर मिट्टी, जल, खनिज लवण होगा। वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, सूर्य का प्रकाश, सनरेज होंगी। यहाँ जल, जल में घुले खनिज लवण, और यहाँ मृदा, ठीक। पौधों की ये जड़ें होंगी, ठीक। ये जल, खनिज लवण का अवशोषण करके तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल, बीज तक ये पहुंचा देती हैं। और ये आवागमन का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य करते हैं वो जाइलम और फ्लोएम नाम के जो दो ऊतक हैं ये इनको भेजने का काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये दो ऊतक हैं, ठीक है। ये काम करेंगे, परिवहन का काम करते हैं, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करते हैं। अब जैविक और अजैविक घटकों का संबंध बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। और ये जो हरे पौधे हैं ये अपना बना लेंगे, भोजन बना लेंगे। और ये जो भोजन होगा, ये भोजन या तो पौधे जो उनकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं इनमें खर्च, जो ऊर्जा होती है वो खर्च हो जाती है, या फिर ये कुछ ऊर्जा तो खर्च हो जाएगी, 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है, 10% ऊर्जा बचती है, यह संचित रहती है। यह जो ऊर्जा होगी वो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है। अब संचित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इनके रूप में ये ऊर्जा संचित रहती है। अब जो ऊर्जा संचित रहती है वो ऊर्जा पौधों को खाने वाले शाकाहारी होते हैं या अन्न होते हैं, उनके पास ये ऊर्जा पहुंच जाती है। तो जो ऊर्जा है ये भोजन बन गया है, पौधे ने अपने कुछ शारीरिक क्रियाओं में खर्च कर ली है ऊर्जा, और शेष ऊर्जा संचित है जो अगले पोषण स्तर पर जो शाकाहारी है उसको प्राप्त होगी। फिर वो शाकाहारी को खाने वाले अन्न होंगे। तो ये संगठन तो हो गया है, स्वपोषी और परपोषी से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। लेकिन ये जो आपस में जो संबंध बन रहा है, यह जो पोषण, एक पोषण स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर तक पहुंच रही है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कहा जाता है। अब जो ऊर्जा होगी वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बनेगी, या आगे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचेगी। तो ये जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती जाएगी। कैसे आगे बढ़ेगी वो आगे जानना है।
चलिए, तो इसी क्रम में जो ऊर्जा है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ती है। तो अब जो ऊर्जा है वो देखिएगा कैसे आगे बढ़ती है। एक वैज्ञानिक है लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था, 10%। एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 10% का नियम दिया था। अब 10% का नियम क्या है वो हमें समझना है। तो जो ऊर्जा संचित है यानी कि उत्पादक स्तर है, जिसमें सभी हरे पौधे आएंगे। उत्पादक स्तर से ऊर्जा शाकाहारी, प्रथम पोषण स्तर, शाकाहारी से द्वितीय श्रेणी या डायरेक्ट मांसाहारी कर दीजिएगा, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी, और सर्वाहारी के बाद अपघटक। ये स्तर हो गए हैं, ये पोषण स्तर हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 पोषण स्तर हैं। और निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर, ठीक है, निम्न से आगे बढ़ना है, उच्च पोषण स्तर आगे बढ़ना है। अब ऊर्जा का हमें समझना है कि 10% का नियम है या 10% का नियम है, उसे हमें समझना है। तो देखिएगा, जैसे हरे पौधों के पास, उत्पादक के पास 1000 जूल ऊर्जा है। अब जो ऊर्जा है इसमें 10% का नियम लगाएंगे। 10% का नियम का मतलब होता है कि 90% ऊर्जा खर्च होगी, शारीरिक क्रियाओं में ये ऊर्जा खर्च होगी। 10% बचेगी तो 10% आगे ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक। अब यदि उत्पादक के पास 1000 जूल ऊर्जा है, इसका 10% लगाएंगे तो यहाँ जो ऊर्जा बचेगी, शाकाहारी के पास 100 जूल ऊर्जा पहुँची 1000 से, क्योंकि 90% ऊर्जा किसी भी जीवधारी के शारीरिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। 10% एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आगे बढ़ेंगे। शाकाहारी के पास 100 जूल, मांसाहारी के पास 10 जूल, इसका 10%, सर्वाहारी के पास 1 जूल और अपघटक के पास 0.1 जूल ऊर्जा पहुंचेगी। तो इसका मतलब होगा कि निम्न पोषण स्तर पर ऊर्जा अधिक होती है और उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है। और ऊर्जा का प्रवाह है हमेशा एक दिशीय होता है, प्रवाह है एक दिशीय होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ही होता है। ये ऊर्जा बैक होकर के नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मांसाहारी को शाकाहारी खा जाए तब वो ऊर्जा शाकाहारी के पास आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता ही है, ठीक है। पदार्थों का चक्रण हो सकता है लेकिन ऊर्जा का चक्रण
नहीं होता है। तो ये जो 10% का नियम था, ये जो नियम दिया था उन्होंने मान नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो 90% ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं में खर्च हो जाती है, 10% जो ऊर्जा बचती है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंच जाती है। तो ये जो ऊर्जा है तो जो उत्पादक स्तर पर जो ऊर्जा होती है वो जीपीपी के रूप में होती है। ठीक है, उपभोक्ता स्तर पर ये सब उपभोक्ता स्तर है। उपभोक्ता स्तर पर जो ऊर्जा होती है वो एनपीपी के रूप में होती है, और अपघटक स्तर पर जो ऊर्जा होती है वो सीपी के रूप में संचित होती है। तो पौधों के पास जो ऊर्जा है वो जीपीपी के रूप में है। जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक, अब जो एनपीपी होता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक, और जो सीपी कार्बनिक प्रोडक्टिविटी, कार्बनिक प्रोडक्टिविटी। तो ये तो ऊर्जा का रूप है कि किसके पास ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो जितने भी हरे पौधे या उत्पादक स्तर है या स्वपोषी हैं उनके पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और साथ में जीपीपी के रूप में संचित रहती है। यही ऊर्जा अब अगले पोषण स्तर में आगे बढ़ेगी तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये उपभोक्ता स्तर है। इनके पास जो ऊर्जा संचित होती है वो एनपीपी के रूप में संचित रहती है, और जो अपघटक हैं इनके पास जो ऊर्जा संचित रहती है वो सीपी के रूप में कार्बनिक प्रोडक्ट के रूप में संचित रहती है। तो ये जो आपस में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है और एक पोषण स्तर से यानी कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि पदार्थों का चक्रण हो सकता है। तो ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के नाम से जाना जाता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा। उत्पादक के स्तर पर ऊर्जा जीपीपी के रूप में संचित होती है। अर्थात वह स्तर जिस पर ऊर्जा का संचय कार्बनिक पदार्थों के रूप में
कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है उसे पोषण स्तर कहा जाता है। उसे पोषण स्तर कहा जाता है। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा 10% के नियमानुसार घटती है। अर्थात उत्पादक स्तर पर ऊर्जा का संचय अधिक होता है, जबकि उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का संचय सबसे कम होता है। और उपभोक्ता स्तर पर यह ऊर्जा एनपीपी के रूप में संचित रहती है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता का संबंध जीपीपी के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है, जिसका प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक उपयोग किए जाने के साथ साथ स्थानांतरण होता है। इस क्रम में प्रत्येक पोषण स्तर के जैविक घटकों को उससे निम्न स्तर के या स्तर से उच्च पोषण स्तर के क्रम में कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसी टॉपिक में आगे जो आया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता, उत्पादकता या इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स थे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित पिरामिड, इससे संबंधित विशेषताएं, या जो भी टॉपिक्स थे, या जो भूजैव रासायनिक चक्र, ये टॉपिक हैं। तो इसी क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, केवल हम आपको एक फॉर्मेट बना रहे हैं, विस्तृत व्याख्या करनी नहीं है, केवल हमें प्रकार समझना है कितने प्रकार का होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, चूंकि दो ही प्रकार का होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में दो ही प्रकार का होगा, या तो वो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, या दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, दो ही प्रकार का होगा, प्राकृतिक होगा या फिर कृत्रिम होगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो ग्लोबों पर मोस्टली पाया जाता है, उसमें दो ही प्रकार का बनेगा, या तो वो पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय भाग का होगा, स्थलीय भाग पर होगा, या फिर वो पारिस्थितिकी तंत्र जलीय भाग पर होगा। स्थलीय भाग के जो पारिस्थितिकी तंत्र होंगे विभिन्न प्रकार के होंगे, जैसे मरुस्थल का, पर्वत पठार का, टुंड्रा प्रदेश का, विषुवतरेखीय क्षेत्र का, नदी, झील, तालाब का, मैदानी क्षेत्र का, या जितने प्रकार के जलवायु प्रदेश होंगे, जलवायु प्रदेश होंगे, ये विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्थलीय भाग पर पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर टुंड्रा प्रदेश, मरुस्थल, इसको +1 और कर लीजिएगा, चूँकि बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वन। ठीक, वन घास के मैदान और जो भी आएंगे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, ये विभिन्न प्रकार के स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। अब इसके अलावा जो जलीय भाग का होगा, वो जलीय भाग का दो ही प्रकार का होगा। जलीय भाग पर पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र एक तो होगा सागर या महासागर का, महासागर या सागर का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक,
सागर या महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र होगा या समुद्री जल का पारिस्थितिकी तंत्र होगा। चूंकि ये जो जल होता है वो खारा होता है, ठीक है, मतलब अस्वच्छ जल है। और दूसरा होगा स्वच्छ जल, ठीक। स्वच्छ जल में भी दो प्रकार का होगा स्वच्छ जल। चूंकि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ओवरऑल करके तो सागर या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ही है, लेकिन यह जल अस्वच्छ होता है, शुद्ध नहीं होता है, खारा जल होता है, विस्तार ज़्यादा है। लेकिन जो स्वच्छ जल का होता है वो स्वच्छ जल में या तो वह जल प्रवाहित जल होगा, प्रवाहित जल होगा, या फिर होगा वह जल स्थिर होगा। अब प्रवाहित जल वाले में जैसे नदी, झरना, ये प्रवाहित जलों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। स्थिर में झील या प्राकृतिक रूप से कोई तालाब है, प्राकृतिक तालाब होगा, मानव निर्मित तालाब नहीं होगा। तो यह जो चूंकि मानव निर्मित इसमें नहीं डाल रहे हैं, दलदल को डाल सकते हैं, दलदल, ठीक। तो ये जो होगा वो स्थल जल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आइएगा तो लास्ट में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जैसे मानव ने बनाया है तो इकोबेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। औद्योगिक क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, नगरीय क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, जनजातीय क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, या विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, क्योंकि मानव द्वारा बोई गई हैं, तो विभिन्न प्रकार की फसलों के जो तंत्र होंगे वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो ही प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। बाकी का ये डायग्राम जो आपको बनाया गया है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो जो ग्लोब पर मुख्य रूप से दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर, ये सब इसी क्रम में आएंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलिए विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हो गए हैं, प्रकार हो गए हैं। अब आइएगा जो मोस्टली है वो अगला जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। ये टॉपिक अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो हेडिंग ना लीजिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, क्योंकि विशेषताएं हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो लिख लीजिएगा, नंबर 1 2 3 करके पॉइंट बना लीजिएगा। लिखिए विशेषताओं में नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना, तंत्रों की संरचना, स्पीड से थोड़ा लिखिएगा। संरचना मुख्यतः जैविक, अजैविक एवं ऊर्जा घटकों से निर्मित होती है, ऊर्जा घटकों से निर्मित होती है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का निरंतर निवेश एवं बहिर्गमन होता है। आउटपुट इनपुट, बहिर्गमन होता है आउटपुट, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र से एक ऐसा परिवेश बनता है जिसमें जैविक घटक अपना विकास करते हैं, जैविक घटक अपना विकास करते हैं। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जो स्वनिर्मित और स्वनियंत्रित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक पाए जाते हैं जिनके भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाएं भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, जबकि पदार्थों का चक्रण होता रहता है। और लास्ट पॉइंट बना लीजिएगा, समस्त पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलकर एक भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जो बृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है। चलिए, तो जो सब टॉपिक था जो दूसरा जो टॉपिक वो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, ये आपको जो आज आपको जो ऑनलाइन वीडियो दिया गया है, ये जो इनकी जो एनवायरनमेंट या पर्यावरण से संबंधित
ये जो वीडियो था वो तीसरा वीडियो आपको दिया जा रहा है या दिया गया है। और इसी क्रम में अगला जो आपको वीडियो, जो अगला नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिया जाएगा, इसी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित ही वीडियो होगा, क्योंकि अभी पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अभी भूजैव रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता या पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो पोषण स्तर हैं, वो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटनकर्ता, या जो इससे संबंधित जो परपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजिता, ये जो टॉपिक्स हैं इसी के अंतर्गत आगे ये टॉपिक है। तो इसी क्रम में आगे आपको ऑनलाइन वीडियो आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।